हाय राम, इतनी एक्साइटमेंट मुझे भी ऐसी हुई थी जब मेरे को पता चला था कि हमारी है 31st को है, 1 नवंबर को है और अपना 2 नवंबर को है। यानी कि कल कल और क्लास लगेगी तुम्हारी, फिर उसके बाद मंडे से क्लासेस रिज्यूम होगी। तो 3 दिन। बस 3 दिन का ही ऑफ। हाय राम, तो कितने दिन, 30 दिन का चाहिए सोयश? मैम कम अभी से कम एक हफ्ते का तो होता। ये देखो मतलब ज्यादा नहीं तो 4 दिन तो चलते ना। नहीं, मतलब तुम लोग अभी अभी आए हो 11th में और तुम्हें आते ही छुट्टी चाहिए। उनको देखो 12th वालों को ना तो उनके स्कूल में हो रही है छुट्टी, 1 नवंबर की हो रही है शायद उनके तो स्कूल्स में, वो भी मैम दिल्ली हमारी से। तो सिर्फ 31 को हो रही है। हाँ, उनका भी सेम है, उनका भी सेम है, 31st को हो रही है बस उनकी। स्कूल वाले हाफ डे देके खुश कर रहे हैं बच्चों को मैम बस। हाफ डे भी नहीं कर रहे स्कूल वाले। हमारा तो अच्छा हाफ डे है कल। अच्छा, कल हाफ मैम डे। बच्चों को हड़ताल करनी चाहिए। मैम रोज स्कूल बुला रहे हैं, वो भी कह रहे हैं पूरा दिन। नहीं तो ना दिवाली की वेकेशंस होती है अच्छी खासी स्कूल में, 5 दिन की तो होती ही है, 5-6 दिन की आराम यस से। मैम, मैम एक पिछले एक साल भी हफ्ते थी। की 10-10 दिन की होती है। बट यहाँ तो 10 दिन का तुम नहीं सोच सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ मतलब अवंती की क्लासेस ऑफ नहीं होती हैं। लेकिन एक टाइम पीरियड होता है, लाइक जैसे मान लो अगर तुम अप्रैल में ही तुम्हारा सेशन होता तो जून में हो जाती 5 to 6 डेज की। अभी न्यू ईयर ही होगा तो वहां पे भी 5-6 दिन का होगा तुम लोगों का ऑफ। और जब तुम लोगों के एग्जाम चलते हैं तब भी क्लासेस नहीं होती हैं। तो ऐसा रहता है, होती रहती है बीच बीच पे। यही रीजन है कि क्या बोलते हैं, क्लासेस तुम्हारी 1.25 घंटा 1.5 घंटा लगती है। विंटर वेकेशंस में नहीं, सिर्फ आपका उसमें मैम होगा। विंटर वेकेशन तो इसलिए पड़ती है ना जब पीक विंटर चल रही होती है, जब आना जाना नहीं कर सकते। यहाँ क्या आना जाना है। यहाँ तो उस दिन हम फिर एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते हैं टीचर्स। अरे तुम रुक जाओ, मतलब तुम्हें आते ही छुट्टी चाहिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लो। ठीक है, पढ़ के आए हो जे थॉमसन, वाटरमेलन, तरबूज वगैरह कुछ पढ़ के आए यस हो क्या? मैम। यस मैम। यस यस मैम। मैम। चलो आज तुम्हें कहानी सुनाऊंगी मैं, चलो आओ। चलो भाई, कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई थी, मस्त मजे से पढ़ते हैं। ठीक है, कहानी स्टार्ट हुई थी एटम से, है ना। हमारे कुछ फिलोसफर थे, है ना, महर्षि कन्नड, जिन्होंने बोला था कि भाई कितने 5 तत्व से मिलके बने हैं। ठीक है, जो पहली एक थ्योरी आई थी जो बेसिकली काफी कुछ बत एक्सप्लेन किया, वो अपनी थी डॉल्टन थ्योरी थी, है ना। तो उसने बेसिकली एटम के बारे में बोला, अकॉर्डिंग टू डॉल्टन कि एटम क्या है, इनडिविजिबल है। कहानी वहीं से स्टार्ट हुई थी ना, कि एटम से और छोटा पार्टिकल नहीं हो सकता है अकॉर्डिंग टू डॉल्टन, यही था, एटम इज इनडिविजिबल। ठीक है, यही था। तो कहानी वहीं से शुरू हुई थी। यस मैम नो मैम जरूर करते रहना, कहीं पता चले सो जाओ। ठीक है, हाँ थम्स ओके अप भी मैम। दे सकते हो। ठीक है, और फिर क्या हुआ था, उसने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, याद है तुम लोगों को? वो कह रहे थे कि सेम एलिमेंट यस के एटम्स होंगे, उनकी उनका प्रॉपर्टी सेम होगी, मास साइज ये सेम होगा। डिफरेंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, मास साइज। बट हमें पता है आज के टाइम में हम आइसोटोप और आइसोबार जैसी चीजें पढ़ रहे हैं, तो वो बेसिकली गलत हो गया था। ठीक है, ठीक है। यस तो मैम। कहानी बेसिकली वहां से स्टार्ट हुई थी। तो हमें आज के टाइम में तो पता है इलेक्ट्रॉन जैसी भी चीज है, प्रोटॉन जैसी भी चीज है, न्यूट्रॉन जैसी भी चीज है, और भी होती है, पॉजिट्रॉन भी होती है, बट हम उस पर इतना, वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। और जो रेलेवेंट नहीं है ना, उसमें मगजमारी मत करना तुम कभी भी। ठीक है, तो हमारा मेन रहता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो आज के टाइम में हमें पता है कि हाँ भाई, एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन उस टाइम पे नहीं था ना। बेशक डोल्टन थ्योरी में बहुत सारे उसमें वो कमियां मिली, बट शुरुआत करने वाला तो वही बंदा था ना। वो आया तभी सब अपनी अपनी थ्योरियां लेके आए। गेटिंग माय पॉइंट? फिर सब अपनी थ्योरी में कुछ कुछ चीजें बताते गए, फिर उनमें कुछ ना कुछ कमियां निकलती गई, है ना। फिर नए नए लोग आते गए। तो बेसिकली मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ एरोप्लेन वाला, कि रनवे से उड़ान भरता है ना, ऐसे तो है नहीं ना सीधा एकदम हवा में। ठीक है, तो अलग अलग थ्योरी आई, उसमें कुछ ना कुछ कमियां आई, फिर उसमें कुछ नए बंदे आए जिन्होंने अपनी कुछ बातें बोली, तो ये सिलसिला ऐसे चलता रहता। ठीक है, चलता रहा।
तो क्योंकि डाल्टन पे हमने बोला था कि डाल्टन जो था वो बंदा, उसने एटम के बारे में बोला एटम इज इनडिविजिबल। फिर आप इस चैप्टर में क्या पढ़ते हो, स्टार्टिंग मैंने कहा था एनसीईआरटी वाली पढ़ के आना, तो मैं बता देती हूँ थोड़ा थोड़ा कि क्या क्या पढ़ना था आपको। अगर पढ़ के आए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आज दोबारा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तुम्हें ही है वो, ठीक है। मैं सिर्फ कह रही हूँ पढ़ना है, बिकॉज वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। आज जितना भी मैं कराऊंगी ना, मैं तुम्हें बता दूंगी कि आज की जो 1.5 घंटे की क्लास होगी ना, उसमें से पेपर में क्या आएगा, बट अभी नहीं बताऊंगी। अभी बता दे तो तुम लोग पढ़ोगे नहीं फिर, ठीक है। तो वहां पे अगर तुम एनसीईआरटी तुमने देखी है या अभी ओपन करके भी बैठे हो, तो वहां से कहानी शुरू होती है कि एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनकी डिस्कवरी होनी चालू हुई थी, ठीक है। सबसे पहले आपका एनसीईआरटी में आपको मिलेगा डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, ठीक है। एक बार इनको आगे पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ इस चैप्टर की वेटेज क्या है। आज हम ये एटॉमिक मॉडल डिस्कस करने वाले हैं। कुछ कुछ टर्म्स हैं लाइक आइसोटोन, आइसोबार, आइसोटोप, आइसोडायोफोर्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ये सब भी हम आज डिस्कस कर लेंगे। एंड अगर मैं इसकी वेटेज की बात करूँ ना, तो तुम देख रहे हो हर साल 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहे हैं, देख पा रहे हो, हर साल 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहे हैं। तो 2025, अब तुम तो 2026 में बैठोगे ना, तो यस तुम भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 2 क्वेश्चन बेसिकली यहाँ से तुम्हें देखने को मिलेंगे, बिकॉज चैप्टर बहुत बड़ा है और चैप्टर ऐसा है ना कि इसमें पूछने के लिए काफी कुछ है एग्जामिनर के पास। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसके पास इतना वेला टाइम नहीं है, वो जे थॉमसन से क्वेश्चन बनाएगा कि बताओ भाई प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, उसके पास इतना टाइम नहीं है। न्यूक्लियस की किसने की, न्यूक्लियस का किसने बताया था, उसके पास बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, और हमें एक अच्छे लेवल पे इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है। नो डाउट स्टार्टिंग का आज वाली क्लास तुम्हें बहुत बेसिक लगेगी, नो डाउट, बिकॉज मैं इनिशियल का पढ़ाऊंगी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे तुम सेकेंड क्लास से आगे पढ़ना मेरे साथ स्टार्ट करोगे, तो अपन जो है थ्योरी तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं, बट यस क्वेश्चंस अपने अच्छे लेवल के होने वाले हैं इस चैप्टर के, ठीक है। क्वेश्चंस अपन अच्छे लेवल के करेंगे ताकि अगर एग्जामिनर डिफिकल्ट क्वेश्चन भी फ्रेम करे तो वो हम कर जाए। नहीं मेरा बेटा आज न्यूमेरिकल्स नहीं, न्यूमेरिकल्स आएंगे तुम्हारे बोहर मॉडल से, ठीक है। बोहर मॉडल वाले टॉपिक से, वहां से न्यूमेरिकल आएंगे तुम्हारे, मैम वो कब से स्टार्ट होगा वैसे? अब तुम क्या क्लास से भागोगे क्या? सुयश पहले तो मेरे को बता, अगर मैं बोलूं न्यूमेरिकल वाला आज से तो नहीं होगा, तो आज की क्लास छोड़ के भागोगे क्या? पहले तो ये बताओ, फिर मैं आइडिया पूरा नहीं है मैम वैसे। बताऊं मैं, एक चाटा आ जाएगा, ठीक है, बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से बोहर मॉडल स्टार्ट होगा, वहां से न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है। और आप पूछोगे कि मैम कितने टाइम में ये चैप्टर कंप्लीट होगा, तो मुझे 10 लेक्चर तो चाहिए होंगे बेटा इस चैप्टर को कंप्लीट कराने के लिए, ठीक है। तो यस 2-3 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट, ठीक है। इस टेबल पे वैसे मैं डायरेक्ट इस टेबल पे आऊंगी, बट एक बार थोड़ा सा पूछ लेती हूँ आप लोग कितना कुछ पढ़ के आए हो, ठीक है। तो जब अपनी एनसीईआरटी आप देखोगे तो सबसे पहले क्या है, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, यही है ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, जो कि वैसे तो बहुत सारे बंदे थे भाई, कलेक्टिवली लोगों की मेहनत थी इसमें, ठीक है। फैराडे, वैसे नोबेल प्राइज उसको मिला जे थॉमसन को, बट बहुत सारे लोग लगे हुए थे। फैराडे तो भाई साहब उनसे पहले के थे, लगे हुए थे। तो यहाँ पे आपने देखा होगा आपके एनसीईआरटी में, मैं ये बता रही हूँ, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, आपको सिर्फ रीड करना है। तो इसमें आपने देखा होगा एक कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब होगी, जिसपे बेसिकली उस टाइम क्या होता था ना बेटा, उस टाइम पे ये डिस्चार्ज ट्यूब वाले एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा चले हुए थे, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ना इसमें ही लगे हुए थे, मतलब इस पे ही डिस्चार्ज ट्यूब पे ही काम कर रहे थे। तो आपने ये देखा होगा इसमें डिस्चार्ज ट्यूब है, अंदर क्या लगा दी, मेटल की रोड लगी हुई है ना, इलेक्ट्रोड लगी हुई है, और क्या किया है, और एक क्या है, एक वैक्यूएशन पंप लगा दिया गया है। बेसिकली वो किस लिए लगाया है, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। उसमें जो हम गैस का प्रेशर है बेसिकली वो बहुत बहुत कम रख रहे हैं, 10⁻³ mmHg। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। और उन्होंने क्या किया है,
बेसिकली एनोड के पीछे फ्लोरोसेंट स्क्रीन भी लगाई हुई है, अगर तुमने ये चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। यस तो बेसिकली उसमें क्या बताया गया है, जब आप हाई वोल्टेज अप्लाई करते हो तो एक इनविजिबल रेज जाती हुई दिखाई देती है। कैसे इनविजिबल है, दिखाई नहीं दे रही, तो उनको पता कैसे चल रहा है? बेसिकली यहाँ पे क्या मैम है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे। वेरी गुड। तो यहाँ पे आपका जो है नेगेटिवली चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है, इसको आप एनोड, ये आपका एनोड है और यहाँ पे कहीं स्क्रीन लगाई हुई है, ठीक है। तो वो चमकती है, क्या होता है, फ्लोरोसेंट मटेरियल बेसिकली ग्लो करता है वो। तो ग्लो करता है तो मतलब यहाँ से कोई चीज यहाँ पे जा रही होगी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एनोड में छोटे छोटे होल्स किए हुए हैं ऐसे, जहां से रेस क्या है पास हो रही है और इस पे स्क्रीन पे टकरा रही है, तो वो ग्लो कर रहा है, चमक रहा है ग्रीन कलर का। तो इससे क्या पता चल रहा है कि कोई चीज है जो फ्लो कर रही है, जो पास present हो रही है। कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, ये बात हो गई। तो इन्हीं रेस को क्या नाम दिया गया था, कैथोड रेस नाम दिया गया था। फिर कैथोड रेज उन्हें प्रॉपर्टीज की होंगी कि स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक है। अब कैथोड रेस के हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। फिर वो कहते हैं कि बीच में हम बिल्कुल छोटे 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 पेडल्स रख देते हैं, जब वो टकराएंगे पार्टिकल्स तो वो क्या है, बेसिकली वो पेडल घूमने लग जाते हैं। इसका मतलब व्हील्स मूव करने लगते हैं वो। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में भाई साहब क्या होता है, डेविएशन होता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव प्लेट रख रहे हो तो उसकी साइड डिफ्लेक्शन हो जाएगा, मतलब भाई साहब कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट था मोटा मोटा, ठीक है। तो ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। हाँ जी बोलो, हाँ के ना। यस मैम यस मैम। क्या था, यस मैम उसमें आपने देखा होगा, अगर एनसीईआरटी में पढ़ा है तो चार्ज बाय मास का रेशियो निकाल के दिखाया हुआ है, जिसको हम E by M, M इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितना होता है, स्पेसिफिक चार्ज 1.75 1.75 into 10 raised to power 11 कूलम per kg. कितना आया था, E by M का रेशियो आया था 1.75 into 10 to power 11, देख के भी 11 कूलम पर केजी, पर केजी। ठीक है। अच्छा जी, फिर एक मिलिकन नाम का बंदा आया था, उसने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, मिलिकन ड्रॉप ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो उसने बोला था जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो कितना बोला था, 1.6 into 10 to power -19 कूलम। तो ये E की वैल्यू यहाँ पुट की, ठीक है। ये आपको पता ही है E by M का रेशियो कितना है, यहाँ से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बोलो। यस मैम। यस मैम 9.1 into 10 to power 10 -31 raised to power -31 kg. माइनस केजी। ठीक है। तो ये सब आपने किया था। अब हुआ क्या मेरा बेटा, जो ये E by M, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, मतलब पूछा नहीं जाएगा बट यस इंपॉर्टेंट है। आप भी मतलब आ जाए तो ठीक है कर लेना, वरना चांसेस आर रेयर, बट अगर तुम पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना। अगर मान लो जो उन्होंने कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब ली है, अगर मैं उसमें मान लो गैस बदल रही हूँ, पहले मैंने कोई और गैस डाली, न्यून डाल दी, है ना। अगर मैं गैस बदल रही हूँ, क्या नेचर ऑफ गैस से हमारा ये E by M का जो रेशियो है वो चेंज होगा क्या? नहीं, वो चेंज नहीं होगा। जो E by M का रेशियो है वो ना तो डिपेंड करता है आपने कौन सी गैस ली है, और ना ही इलेक्ट्रोड का मटेरियल कैसा है, उससे भी कोई लेना देना नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. रेज है ये आपके, जिसको आप आज के टाइम में क्या बोल रहे हो, इलेक्ट्रॉन बोल रहे हो, वो फंडामेंटल पार्टिकल है, ठीक है। तो एटम में भाई साहब इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, ठीक है। तो जे थॉमसन भैया जी, वैसे तो और भी लोग थे इसके पीछे, लेकिन अगर तुम गूगल पे सर्च करोगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो किसका नाम आएगा, जे सर जे थॉमसन. ठीक है। थॉमसन। हाँ सर लगाओ भाई, सर लगाओ, इज्जत दो, ठीक है। उसके बाद तुमने पढ़ा होगा प्रोटॉन की डिस्कवरी, पढ़ा था, कैनाल रेस, यस यस मैम. उसमें भी क्या किया था, उसको किसको मिला था प्राइज, गोल्डस्टीन को मिला था, गोल्डस्टीन। हाँ ठीक है। गोल्डस्टीन. गोल्डस्टीन। यस, उसमें भी क्या किया था, उस बंदे ने भी क्या किया भाई साहब, उस टाइम जमाना चल रहा था, अपना नहीं चलता क्या, कोई एक चीज ट्रेंड में आ जाती है, इंस्टाग्राम Yes, पे ma'am. कोई एक गाना पॉपुलर हो जाता है, अभी शहनाज का आया वो फिर सारे रील बनाने लग जाते हैं उस पे, एक चीज फेमस होती है तो ट्रेंड बन जाता है ना वो। उस टाइम भी जमाने में ऐसा ही था, सारे कर रहे थे डिस्चार्ज ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट, तो गोल्डस्टीन भैया कहते हैं हम भी चलो कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें उन्होंने चेंज कर दी,
ठीक है, उन्होंने जैसे थोड़ा प्रेशर ज्यादा मेंटेन कर लिया, इन्होंने तो प्रेशर बहुत कम कर दिया, तो उन्होंने थोड़ा ज्यादा कर दिया, है ना। उसमें उन्होंने ले ली क्या बोलते हैं गैस ले रखी है, आप H2 मतलब लेट्स से कि उन्होंने H2 गैस ले रखी है, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट किया, तो उसमें भी क्या हुआ, उसमें लेकिन कलर्ड रेज दिखाई दी, कलर्ड रेज दिखाई दी, अगर तुमने पढ़ा है कलर्ड रेज दिखाई दी। तो वहां पे क्या हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था, कैथोड रेज वाले में कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, उसमें क्या हो रहा था, उल्टा हो रहा था, एनोड से कैथोड में आ रही थी। कैथोड की तरफ जा रही थी। उसमें भी वही बोला था भाई साहब कि अगर बीच में पेडल रख दोगे, छोटे छोटे व्हील्स रख दोगे तो घूमने लग So it will जाएंगे। move. यस, वो भी क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करते हैं, ठीक है, ये हुआ, मास ठीक होता है। लेकिन बेटा यहाँ पे कैथोड रेज क्या है, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फंडामेंटल पार्टिकल है, जबकि कैनाल रेज आपकी, आप ये नहीं बोलोगे कि वो प्रोटॉन है। गेटिंग माय पॉइंट, मैं क्या बोल रही हूँ, आप ये नहीं बोलोगे कि जो एनोड रेज और कैनाल रेज है वो प्रोटॉन नहीं है, वो गैसियस आयंस है। बेसिकली उसमें आप जो गैस लेते हो ना, अब गैस में भी क्या होंगे, एटम होगा, उसमें भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जब टकराएंगी रेज तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, पीछे पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा, ठीक है। तो उसमें बोला कि अगर तुम मान लो H2 गैस ले रहे हो, अगर तुम H2 गैस ले रहे हो, तो आपको पता है हाइड्रोजन में क्या होता है, आपको आज के टाइम में पता है ना क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, One proton, one है, एक neutron. न्यूट्रॉन होता है। यही होता है, एक Yes, ma'am. न्यूट्रॉन होता है Yes, क्या, यस मैम। सोच लो, एक न्यूट्रॉन होता है क्या, या नहीं होता है न्यूट्रॉन? Like मैम different एक उनके कुछ में होता है, कुछ में एक होता है और कुछ में दो होता है, लाइक प्रोटियम, Protium में नहीं ड्यूटियम, होता। ट्रिटियम। ये बोलना सही Deuterium में रहेगा, one होता है। यस, ये बोलना सही रहेगा कि एक प्रोटॉन होता है। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। Okay, ma'am. तो अब इसमें क्या है, अगर आप H2 गैस ले रहे हो ना, इन दैट केस तुम बोल सकते हो कि जो आपकी एनोड रेज है वो क्या है, प्रोटॉन है, यानी। और जो इसमें E/m रेशियो निकाला था वो हर गैस के लिए सेम नहीं आया, वो ये मैं वो बता रही हूँ जो आपको पढ़ के आना था, यहाँ पे मैं वो पूरा टॉपिक नहीं पढ़ा रही हूँ, ऑब्वियस सी बात है। तो जब आप पढ़ेंगे ना आपको यही चीजें मिलेंगी उसमें, तो बस रीड ही कर लेना जितना मैं बता रही हूँ। तो E/m रेशियो क्या है, डिपेंड किया कि गैस का नेचर क्या है, ऐसा नहीं कि तुम भाई साहब कोई भी गैस ले लो E/m रेशियो सेम आ रहा, नहीं, हर गैस के लिए E/m रेशियो डिफरेंट आएगा। बट इन केस ऑफ कैथोड रेज वाला ना, वहां पे नेचर ऑफ गैस पे क्या नहीं कर रहा था, डिपेंड नहीं कर रहा था, ठीक है, ठीक है जी, Okay. Yes, ma'am. यस मैम। ओके। उसके बाद क्या करते हैं, आगे चलते हैं, और एक ये भी लाइन तुम्हें देखने को मिलेगी कि E/m रेशियो सबसे ज्यादा कब आएगा, मतलब वो चाहते थे कि हमारा E/m रेशियो क्या हो, सबसे ज्यादा हो। एक बार बताओ, अगर हम कुछ ऐसा ले लें गैस जिसका मास कम हो, तो E/m रेशियो क्या होगा, ज्यादा ही होगा, बोलो। Yes, ma'am. तो इसके लिए Yes, क्या ma'am. दिया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के केस में क्या होगा, मास कम है, मास कम है, तो क्या होगा आपका E/m रेशियो क्या आएगा, हाईएस्ट ज्यादा। ठीक है। तो इन केस ऑफ हाइड्रोजन लिख भी सकते हो, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एनोड रेज आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। चलो, बस ये सभी चीजें थी जो तुम्हें पढ़ के आनी थी, जो मैंने आप लोगों को कहा था। उसके बाद ना तुम्हारे एनसीईआरटी में टेबल्स ही बनी हुई है, हाँ जी, बनी हुई है क्या अरीशा, पूर्वा? Yes, यस मैम, बनी हुई है। बनी हुई है। बिल्कुल। अब ये टेबल पता है क्यों लाई हूं मैं, कहने को मैं बोल सकती कि भाई तुम लोग ना टेबल 2.1 ना पढ़ लेना अपने आप ही, मैं इसलिए लाई हूं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है एक बार नीट में। आपको ना यहाँ पे ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, नो तुम लोगों को पता है, बट फिर भी जिसको थोड़ा सा भूल जाते हो, मान लो कोई बच्चा, फिर भी आपको प्लीज याद रखना है। इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है -1 का चार्ज होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का चार्ज सेम है, बस साइन क्या है, अपोजिट है। यहाँ पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, इसमें +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। न्यूट्रॉन पे अपना चार्ज होता नहीं है, न्यूट्रॉन की जीरो। तो 90s में हुई थी, ये तो हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो भाई साहब बहुत पहले ही हो गए थे डिस्कवर। अगर मैं रिलेटिव चार्ज की बात करूं तो जनरली हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पे -1, प्रोटॉन +1, न्यूट्रॉन पे नहीं है। मास का देखो तो भाई साहब मास तो इलेक्ट्रॉन का भयंकर ही कम है, बहुत लाइट है भाई, बहुत लाइट है, Negligible.
नेग्लिजिबल लेते हो आप जब आप कैलकुलेशन करते हो। अभी आपने क्योंकि स्कूल में पढ़ ली होंगी ये चीजें, इज इक्वल टू एच न्यू एच सी बाय लैम्डा। Yes. बेसिकली आप लोग इलेक्ट्रॉन का मास जनरली क्या है, बहुत कम है, बहुत कम, ना के बराबर आता है। ठीक है, तो 9.1 इंटू 10⁻⁻19 बहुत, सॉरी -31 बहुत कम है। अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अगर तुम देख पा रहे हो लगभग लगभग सेम है। कैन यू सी दैट? Yes, ma'am. Yes, यस ma'am. मैम, बस पॉइंट्स में डिफरेंस जा रहे हैं। लेकिन Yes, लेकिन पेपर में क्या आया था, पेपर में नीट 2023 का क्वेश्चन था शायद, वहां पे ये भी पूछ लिया था भाई किसका ज्यादा होता है। हम लोग न्यूमेरिकल की बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सेम ही ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लो उसको अगर क्वेश्चन में फंसाना हुआ तो भाई साहब वो फंसा देगा। तो न्यूट्रॉन का अगर आप देख रहे हो तो 1.674 है, वो 1.672 है। न्यूट्रॉन को थोड़ा सा Yes. ज्यादा है ना, थोड़ा Yes, सा, ma'am. बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बेसिकली हम बोलते हैं कि जो सारा का सारा जो एटम का मास होता है वो किसकी वजह से होता है, अपना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रोटॉन वजह से। न्यूट्रॉन। Proton and neutron. ठीक है, और प्रोटॉन ये बस न्यूट्रॉन। ये आपको याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये आपसे कोई नहीं पूछने वाला। तो आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है जी, कर लोगे? ओके मैम। Yes, ma'am. ओके मैम। ठीक है, उसके बाद हम आए जे थॉमसन की बात हो रही है, उसको तो देखो पढ़ना ही पड़ेगा। माना कि उसका मॉडल फेल हो गया लेकिन आया तो वही था ना। तो वो क्या बोल रहा है, थॉमसन मॉडल यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। देखो बहुत ही ना आराम से चिल होके पढ़ना ये वाला टॉपिक। ठीक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक। अभी आपको एक यूट्यूब पे वो भी दिखाऊंगी, मैं वीडियो दिखाऊंगी रदरफोर्ड वाली, पहले ये समझ लो। तो थॉमसन मॉडल जो आया वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था, थॉमसन जो बंदा था पहला था जिसने क्या किया, डिटेल मॉडल ऑफ एटम, मतलब एटम का जो मॉडल है, जो हमारा टॉपिक भी है एटॉमिक मॉडल। ठीक है, देखो रदरफोर्ड, बोहर, हाइजेनबर्ग, डी ब्रोई वो तो बाद में आए ना, जब एक के एक में कमियां निकलती गई। गेटिंग माय पॉइंट? बंदा तो ये था ना Yes. थॉमसन मॉडल, एटम का मॉडल तो इसने प्रपोज किया था ना, तो इसको भाई सब तवज्जो तो देनी पड़ेगी। बेशक Yes, बाद में ma'am. कौन हो गया हो, तो हम इसको पढ़ेंगे भाई पहले। तो थॉमसन जो बंदा था उसका जो मॉडल था उसको हम प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्लम पुडिंग आपकी खीर हो गई, खीर से आप कंपैरिजन कर लो, आप वाटरमेलन से कंपैरिजन कर लो। तो बेसिकली उसने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू थॉमसन उसने ये बोला था कि जो एटम है ना वो एक क्या है, स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, जैसे आपका क्या होता है, वो वाटरमेलन होता है तो उसमें जो रेड वाला पार्ट है वो हर जगह रेड ही तो होता है, बताओ, हर जगह Yes, से फैला ma'am. हुआ है, वो स्प्रेड Yes, आउट ma'am. यूनिफॉर्म है। ऐसा तो नहीं है, नहीं है मैम, आधी जगह ही रेड है, हर जगह है, वो हर जगह है। ठीक है, और बीच में जो वो सीड्स हैं, जो बीज जो है वो basically embedded है. बीच बीच में धसे हुए हैं, एम्बेडेड है, बोलो हाँ के ना। Yes, तो ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। तो अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन उसने कहा कि एटम को भी तुम ऐसे कंसिडर करो कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो हर जगह से फैला हुआ है, यूनिफॉर्म है, और जो इलेक्ट्रॉन भैया जी है ना उसमें धसे हुए हैं हर जगह से। ठीक है, और इस तरीके से जो एटम जो है एक मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट यहाँ पे दे रहा है, क्योंकि क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो वो कह रहा है कि एटम स्टेबल, हाँ ठीक है माना, न्यूट्रल है, इसके अकॉर्डिंग एटम इस क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, जितना आपका पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो थॉमसन ने बस यही बात बोली थी, क्या, ध्यान से सुनो, कि एटम में भी क्या है कि पॉजिटिव चार्ज सारी जगह फैला हुआ है और बीच में कहीं कहीं जो है इलेक्ट्रॉन। Electrons embedded है उसमें. ठीक है जी, Electrons बीच में हाँ, है, और इसने कहा कि एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली, बोलो, Neutral है. न्यूट्रल है। है। हाँ ठीक बात है। ठीक है, और इसी मॉडल को क्या नाम दे दिया था, आप रेजिन पुडिंग मॉडल बोलो। जैसे आप खीर Watermelon. खाते हो, खीर खाते हो तो खीर में क्या हो गया, जो वो आपका दूध हो गया वो सारी जगह वो क्या हो गया, आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया, और जो उसमें आप ड्राई फ्रूट्स डालते हो वो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, Electrons.
बस इससे ज्यादा तुम सोचोगे मैम पढ़ना है तो तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे, नथिंग एल्स। नहीं करना है, इतना जरूरी भी नहीं है। जरूरी इसलिए नहीं है क्योंकि आपको 9th से पढ़ाना शुरू कर देते हैं टीचर्स, क्योंकि ये पार्ट है स्टार्टिंग का, तो अच्छा नहीं लगेगा मैं एकदम से बोहर मॉडल्स पे आ जाऊं। तो पहले पढ़ लेते हैं कि मॉडल क्या क्या थे, वो क्यों फेल हुए, देन आपको ज्यादा अच्छी फील आएगी पढ़ने की, है ना। ओके, अब वो क्या कह रहे थे, इसने क्या क्या किया, इसकी मेरिट्स क्या थी, ठीक है, इसने एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी ऑफ मोमेंटम, लेकिन कुछ टाइम बाद इसके मॉडल को क्या कर दिया गया मेरा बेटा, डिस्कार्ड, इसके नोट्स डिस्कार्ड कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है। तो बेसिकली हुआ कैसे, रदरफोर्ड और उनके रदरफोर्ड जी को थोड़ी सी हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। जो रदरफोर्ड सर थे और उनके जो को वर्कर्स थे, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ना पॉजिटिव चार्ज हर जगह तो नहीं फैला हुआ है, जैसे थॉमसन ने बोला ना कि पॉजिटिव चार्ज हर जगह फैला हुआ है, वैसा तो नहीं है। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, वो एक्सपेरिमेंट अपना क्या था, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। Scattering of alpha particle. अपना हाँ, तो बेसिकली क्या किया था, अल्फा पार्टिकल्स की बोम्बार्डमेंट कराई थी, Yes. गोल्ड फॉइल पे कराई थी, Gold जिससे foil. अभी मैं पूरा और समझाऊंगी डिटेल में, जिसमें ये देखा गया कि भाई साहब 99% ऑफ अल्फा पार्टिकल तो भाई साहब Passing through it. सीधा निकल गए। अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज सारी जगह फैला होता तो कैसे निकल जाते। और जो इसमें जो अल्फा पार्टिकल्स था, अल्फा पार्टिकल जो लिया वो कौन था, अपना हीलियम था, Nucleus Helium of nuclei. helium. हीलियम न्यूक्लियर। आपको पता है हीलियम का मास कितना होता है, 4 AM 4. होता है, 4. या आप 4 AMUP क्यों लिख रही हूँ मैं, ठीक है, 4 होता है, ठीक है। अगर एक हीलियम एटम की बात करूंगी तो अब उसमें से क्या किए, 2 निकाल दिए इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। गेटिंग माई पॉइंट, 2 निकाल दिए। अच्छा, तो इसमें जो अल्फा पार्टिकल लिया था वो अपना डबली चार्ज हीलियम लिया था, ठीक है। अब देखो हमारे ना जहन में बहुत सारी बातें आ सकती हैं, क्योंकि एक बात बताओ, अगर कोई बंदा साइंटिस्ट कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ऐसा तो नहीं है ना उसने अल्फा पार्टिकल पहली बारी में ही सोच लिया होगा कि अल्फा पार्टिकल से ही मेरा काम बनेगा। उसने ऐसा तो नहीं है पहले ही सोच लिया होगा मेरा भैया गोल्ड फॉइल से काम चल जाएगा। उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे ना, जिससे उसको बेटर रिजल्ट मिला, वो हम पढ़ रहे हैं ना आज। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. यस मैम। उसने काम तो बहुत सालों का काम है, एक दिन हम तो भाई साहब 10 मिनट में खत्म कर दे रहे हैं रदरफोर्ड, उसकी तो इतने सालों की मेहनत है। तो उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया होगा जिससे उसको बेटर रिजल्ट मिल रहा है, वो उन्होंने पब्लिश कर दिया और वो आज हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। हमारे जहन में सवाल आता है कि मैम वाई अल्फा पार्टिकल्स, वाई गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल ली थी ना उसने, क्यों लिया? Because हाँ बोलो। मैम बिकॉज वो सबसे because थिन वो होती है। penetration power Because उसकी बहुत ma'am- हाई होती है गोल्ड फॉइल की, इस वजह से उसे हम लेते हैं। और बहुत हाँ, और थिन बोलो। शीट होती है मैडम, और उसकी Yes, वजह से लाइट रेज आराम से पास डक्टिलिटी भी उसमें बहुत ज्यादा होती है और Pollution- पेनिट्रेशन पावर भी उसकी ज्यादा होती है। और हम उसे इजीली नोटिस कर सकते हैं। यस, देखो It happens देखो to- आपको पता है ना, ये वाली चीजें आपने पढ़ी है, आपको पता है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है उसने स्टार्टिंग में अल्फा ले लिया होगा, बीटा गामा क्यों नहीं लिया? एक बार बताओ, ये तो आज हमें पता है कि एटम के बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है, क्योंकि सारा का सारा जो एटम का मास है वो किसकी वजह से, न्यूक्लियस की वजह से ही तो है ना, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो कोई भारी चीज है। अब एक बात बताओ, अब कोई भारी चीज का तुम पता लगा रहे हो, अब तो पता है हमें भारी चीज है, उस टाइम नहीं पता था ना, तो अब उसने है तो नहीं कि अल्फा पार्टिकल ले लिया भाई, आजा भाई मेरा काम हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो उसको अब बेसिकली अब तो हमें पता है कि कोई भारी चीज है, तो उस भारी चीज को डिटेक्ट करने के लिए तो कोई हैवी चीज ही तो भेजनी पड़ेगी। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। यस मैम, यस मैम। अगर एक ट्रक का एक्सीडेंट हो रहा है, साइकिल अगर आ रही है सामने से, कुछ नहीं होगा, ट्रक के सामने तो मैं गाड़ी लानी पड़ेगी ना, तब होगा सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर भारी चीज को डिटेक्ट कर रहे हो तो फिर वो भारी चीज भेजनी पड़ेगी ना अपने को। तो अल्फा पार्टिकल यहाँ पे अपने पास क्या है, डबली चार्ज हीलियम है। अब 1 AMU का जो मास होता है वो मास ऑफ प्रोटॉन के ही बराबर होता है, बताया था ना, याद है?
यस मैम। ठीक है। Yes, और ma'am. अगर मैं बोलूँ कि प्रोटॉन का जो मास है वो भाई साहब कितने टाइम्स है, 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन है। ठीक है। तो अब हुआ क्या क्या, देखो भाई मैंने आधा सारा तो बता ही दिया रदरफोर्ड, एक बार थ्योरी देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट में क्या है, बोम्बार्डमेंट कराई गई अल्फा पार्टिकल्स की बाय गोल्ड फॉइल, बड़ी थिन शीट है, मेलिएबल है, ठीक है, थिन शीट बिल्कुल पतली शीट है, ठीक है, वहां पे बोम्बार्डमेंट कराई गई। देखो क्या लिखा हुआ है, अल्फा पार्टिकल और हाई एनर्जी पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम आयन हैविंग चार्ज +2 एंड मास 4u, ये आप सबको मैंने बता दिया। ठीक है, ये क्या हो रहा, ये क्या हो रहा, अच्छा तुम्हें दिख रहा है क्या, कुछ दिख रहा है? यस मैम। मैम एक वीडियो दिख रही है, वीडियो दिख रही है, स्कैटरिंग हो रही है लाइट। यस। तो एक काम करे, पहले वीडियो देखोगे, वीडियो देखो, चलो तुम्हें दिखाती हूँ। ओके मैम। ओके मैम। Yes, ma'am. हाँ थोड़ा सा टाइम दो क्योंकि ना एक मिनट रुको, While performing experiment, एक सेकंड बेटा, मेरे को स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, मैं करती हूँ। कहाँ गई ये भी? और मुझे ये भी बताना आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके मैम। ओके मैम। while performing experiments आ on रही है आवाज? यस मैम आ रही है आवाज। Yes, ma'am. मैम स्टार्टिंग से चलाती हूँ, मैं बिल्कुल चुप हो जाती हूँ, सिर्फ तुम सुनो, सुनना, कुछ अब आवाज वगैरह मत करना, सुनो। while performing experiments on radioactivity, Ernest Rutherford bombarded fast-moving alpha particles on a thin gold foil. He observed the reflection of the alpha particles with the help of a screen. Now, according to Thomson's atomic model, an atom consists of a positively charged sphere with electrons embedded in it. So, Rutherford expected that almost all the alpha particles will pass straight and only small deflections will be observed if there would be any. However, Rutherford got totally contrasting results. From his experiment, he made the following observations. First, most of the fast-moving alpha particles passed straight through the gold foil. Second, some alpha particles were deflected through the foil by small angles. And the third point, some alpha particles were deflected by large angles. In rare cases, an alpha particle got deflected by an angle of 180 degrees. Based on his observations, Rutherford derived the following conclusions from his gold foil experiment. First, since most alpha particles pass through the gold foil without any deflection, most of the space inside an atom is empty. Second, very few particles suffered a deflection from their path. Now this means that positive charge occupies very little space inside an atom. Third and final point, as a small fraction of particles got deflected completely by 180 degrees, all positive charge and mass of gold atoms are present within a very small volume inside the atom. हो गया? मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक मिनट रुको बेटा, एक सेकंड रुको, मेरे को स्क्रीन, हाँ जी बोलिए बेटा। हाँ हाँ बोलो, किसी ने कुछ पूछा है मुझसे? मैम लास्ट पॉइंट। हाँ मैं अभी वो पूरा ही एक्सप्लेन करूंगी बेटा जो दिखाया है ना, एक सेकंड दो मेरे को, एक बार मैं अपना वो कर लूं, क्या नाम है, ठीक है। देखो हो सकता है कुछ कुछ चीजें समझ में आई हो, बाकी मैं एक्सप्लेन करूंगी अभी इसको, ठीक है। तो आपको ये तो पता चल गया ना, एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया, लेड का सोर्स लिया, उसमें से अल्फा Yes, पार्टिकल्स ma'am. की बोmbardment हो रही है ना, मैम गोल्ड फॉइल लिया, वहां से अल्फा पार्टिकल जो आपके बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स है वो निकल रहे हैं। तो ये सब के बाद कुछ ऑब्जर्वेशंस आई, ऑब्जर्वेशंस आपके एनसीईआरटी में जो लिखी हुई है आपको सिर्फ वही रीड करनी है, और वही हमारे काम की भी है। तो इस वीडियो में भी वही बता रहे हैं, मैं भी एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ जो वीडियो में दिखाया गया है। वीडियो में आप देख रहे थे कि मोस्ट ऑफ द जो अल्फा पार्टिकल्स है वो सीधे ही निकल रहे थे,
वो डिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं उनका, 99% तो भाई साहब सीधे ही निकल गए। अगर एक बात बताओ, अगर अकॉर्डिंग टू क्या बोलते हैं, थॉमसन के अकॉर्डिंग हमारा जो एटम था वो वहां पे पॉजिटिव चार्ज हर जगह फैला हुआ था, गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन Yes, अगर ये बात सच होती, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में क्या हीलियम, अब हीलियम के पास भी तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव इस चार्ज। हिसाब से तो भाई साहब सारे के सारे 99% डिफ्लेक्शन होना चाहिए था, गए टकरा के आ गए, गए टकरा के आ गए, लेकिन हुआ क्या भाई साहब, वो तो सीधा ही निकल रहे हैं। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। तो यानी Yes, कि ma'am. वहां पे एटम में बहुत सारा स्पेस, मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, एम्प्टी है, पहली चीज। ठीक है, कुछ ही स्मॉल फ्रैक्शन में जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट हुए स्मॉल एंगल से, और बहुत ही कम, मतलब 20,000 में से अगर मैं बात करूं, कोई एक जो है वहां से फॉइल में से पास नहीं हुआ है, एक डिफ्लेक्शन हुआ है काफी, मतलब लगा लो नियरली 180 डिग्री। ठीक है, बहुत कम, मतलब 20,000 में एक। गेटिंग माई पॉइंट। हाँ बोलो, किसी ने हैंड रेज किया है मेरा बेटा? लव कुश किया है क्या, गलती से हो गया क्या? अच्छा ठीक है, मेरे को लगा कुछ पूछना है। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं, इधर आओ, आ रहे हैं ना समझ में, फिर वो कह रहे हैं कि द एटम कंसिस्ट ऑफ ए हेवली, मतलब अब एक बात बताओ, कोई चीज जा रही है टकरा के वापस आ रही है, मतलब कुछ ना वहां पे पॉजिटिवली चार्ज है, कुछ तो है भाई साहब पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से वापस आ रहा है, रिपल्शन हो रहा है ना, तभी तो आ रहा है, धक्का खा के आ रहा है। तो वो कह रहे हैं कि वहां पे कोई हैवी पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी क्या है, हैवी है। ठीक है, अब कोई चीज हैवी होगी तभी ये चीज हो रही है। तो उसने कहा, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, उसने जो ऑब्जर्व किया कि एटम में हैवी पॉजिटिवली चार्ज, जिसका नाम क्या दिया गया मेरा बेटा, न्यूक्लियस दिया गया। न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी मेरा बेटा। यस। हाँ जी, ओके, आगे आते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि क्योंकि हमारा सारा स्पेस जो है खाली है एटम का, और बहुत ही, मतलब आप समझ रहे हो ना, बहुत ही कम, 20,000 में से एक, मान लो 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन किया है, तो आप सोच सकते हो ना कि वो न्यूक्लियस कितना छोटा होगा, कितना कम स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, एंड इज ओनली अ माइन्यूट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम। और उन्होंने ये पूरा कैलकुलेट भी करा हुआ है, आपको याद नहीं रखना। ठीक है, आपको याद नहीं रखना, आप थोड़ा सा बस ये याद रखिए कि जो रेडियस है एटम का वो कितने टाइम्स ज्यादा है, 10⁵ टाइम्स ज्यादा है टू द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। आपके एनसीईआरटी में क्रिकेट बॉल वाला एग्जांपल दिया हुआ है, वो कह रहे हैं कि क्रिकेट बॉल को अगर आप न्यूक्लियस कंसिडर कर रहे हो, तो जो एटम है वो आपका क्या हो जाएगा, ग्राउंड से उसको रिलेट किया हुआ है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, वो दिया हुआ है। तो हाँ, आप ये जरूर ध्यान रख सकते हैं कि रेडियस ऑफ एटम इज अबाउट 10⁵ टाइम्स द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, बोलो हाँ के ना। ठीक है, Yes, अब ma'am. तुम्हें ये Yes, वीडियो, ma'am. अब ऐसा नहीं है, ये वीडियो तुम घर पे जाके भी देख लेना, ये तुम्हारा, सुनो, पीडीएफ में आ जाएगी, तुम्हें ना बस जस्ट क्लिक करना है उसको और एक बार सुन लेना, सारी बातें ओके मैम। बस, और कुछ नहीं करना। ओके मैम। क्योंकि इस वीडियो में अच्छी बात ये है कि इन्होंने एनसीईआरटी को रेफरेंस लेके सारी चीजें बताई है, डायग्राम भी वो वाला जो दिखा रहे थे ना, निकल जा रहे थे सीधे सीधे, यस। वो भी उन्होंने एनसीईआरटी वाला ही यूज किया था। ठीक है, उसके बाद कुछ एक दो छोटा सा फॉर्मूला है, हालांकि ये फिजिक्स में तुम पढ़ोगे, अभी शायद नहीं पढ़ा होगा, अभी तो तुम्हारा स्टार्ट हुआ है, ये फिजिक्स में आएगा, और ये क्वेश्चन भी फिजिक्स में आता है, बट केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है। आज तक केमिस्ट्री में तो नहीं आया। बेसिकली रेडियस और मास नंबर का इसमें रिलेशन बताया हुआ है। आ रही हूँ दक्ष, एक बार रुक जा बेटा। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो न्यूक्लियस ऑफ रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, मास नंबर के। ए क्या है, मास नंबर है, अभी बताऊंगी। ठीक है, उसकी पावर 1/3। और जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट क्या है मेरा बेटा, आर नोट है। और आर नोट क्या है, आर नोट कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 1.33 × 10⁻⁻13 होती है। ठीक है, क्वेश्चन फिजिक्स में कैसा आता है, केमिस्ट्री में भी आ सकता है, बट फिजिक्स में कैसे आता है, फिजिक्स में आता है, क्या कहते हैं, आपको ना दे देंगे कोई दो एलिमेंट, उनका मास नंबर दे देंगे, एक की रेडियस दे देंगे, दूसरे की निकालनी है ना, या दो की रेडियस दे देंगे, एक का मास नंबर दे दे, दूसरे का निकालना, तो आप निकाल सकते हो ना, R1/R2
A1/A2 की पावर 1/3। बोलो हाँ के ना। यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो R ये naught आपका आर नोट इज अ कॉन्स्टेंट। हाँ मेरा बेटा, आर नोट कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1.33 इंटू 10⁻⁻13। ठीक है, ओके। हाँ जी, दक्ष ने हैंड रेस किया था बेटा। मैम एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखाना। हाँ मेरा बेटा, ये आप लोगों का गलती से हो रहा है क्या हैंड रेज? समझ में नहीं आ रही मेरे को, गलती से भी हो जाता है क्या तुम लोगों का? देखो, लेकिन भाई देखो, थोड़ा और पढ़ते हैं, थोड़ा और इंटरेस्ट लाते हैं इस टॉपिक। बड़ा प्यारा सा क्यूट सा टॉपिक नहीं लग रहा आपको? देखो, थॉमसन मॉडल ने क्या किया था, उसकी डीमेरिट आ गई क्योंकि उसने क्या किया, ये तो बोल दिया कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, लेकिन उसका ये बात हो गया ना, वो कहता कि भाई साहब पॉजिटिव चार्ज हर जगह है। फिर रदरफोर्ड और उसके बंदों ने काम किया तो पता लगा नहीं भाई जी, एटम का तो आधे से ज्यादा स्पेस खाली है। गेटिंग माय पॉइंट? अब कुछ और बातें भी रदरफोर्ड ने बोली थी, अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो। कुछ और बातें क्या बोली थी रदरफोर्ड ने, कि जो आपका जो न्यूक्लियस है एटम में, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है ना वो उसके चारों तरफ घूम रहा है, समझ रहे हो, रिवॉल्व यस कर रहा मैम। है, वो Yes, रुका सोलर हुआ है। सिस्टम से कंपेयर करा सोलर था। सिस्टम से कंपेयर करा था और न्यूक्लियस को कहा था कि वो सन है और चार इलेक्ट्रॉन्स Yes. प्लैनेट। है Yes. और इलेक्ट्रॉन जो है प्लैनेट है। न्यूट्रल हो जाना चाहिए और डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। और अनस्टेबल हो जाता है And एटम। yes, हाईली अनस्टेबल होना because चाहिए electron एटम। lose its energy while revolving. स्टेबल है अच्छी टाइम, रियल टाइम में। ठीक है, बढ़िया बता रहे हो तुम लोग। तो बेसिकली उसने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन रुका नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि देखो एक बात देखो, अगर मैं बात करूं पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज में कैसा होना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. यस मैम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो बेसिकली क्या होना चाहिए, ये तो इसको खींच लेगा भाई, आजा तू, भारी है ना ये, आजा भाई अंदर आजा। अगर आ गया अंदर तो खत्म, तहस नहस एटम का, डिस्ट्रॉय। लेकिन वो नहीं जा रहा है ना अंदर। तो बेसिकली होता क्या है, जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है इसको बैलेंस कौन कर रहा है, अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कर रहा है। Yes. जब आप ये फिजिक्स में पढ़ते हो वैसे तो आप, जो ये हाँ मैम। बोलने दो। तो बेसिकली जब कोई चीज सर्कुलर मोशन में है तो वो बाहर की तरफ एक फोर्स लगाती है जिसको आप बोलते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अंदर की तरफ जो लगता है दैट इज वो सेंट्रीपिटल फोर्स। Centripetal force. है हाँ, थोड़ी सी फिजिक्स आती है तुम्हारी मैम को, इतनी तो आती है कि ये कॉन्सेप्ट समझा दूं। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, वो अंदर क्यों नहीं जा रहा है, बैलेंस किया हुआ है अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, जैसे कि आपने वो वाले जाते हो ना तुम लोग, ट्रेड फेयर में जाते हो, या आप बचपन में भी क्या भी करते होगे, वो जो राउंड वाले कौन सा था वो फिजिक्स में, तुम उसकी प्रॉब्लम भी, मैरी गो राउंड। Merry go मैरी गो round. राउंड। थैंक यू सो मच, मैरी गो राउंड, है ना। जब बेसिकली आप लोग घूमते हो आप पकड़ लेते हो ना उसको, क्योंकि आपको पता नहीं Yes. पकड़ोगे तो Yes, हाथ की ma'am. तरफ धक्का खा के गए भाई तुम लोग, फिर नहीं मिलने के तुम, फिर नहीं मिलने के तुम, तो पकड़ लेते हो ना उसको। तो बेसिकली क्या बैलेंस किया हुआ है जिसकी वजह से आप बाहर नहीं फेंके जा रहे हो, Centrifugal force. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। छोड़ देना, एक काम करना छोड़ देना, अगले दिन फिर क्लास में नहीं आओगे, कहोगे मैम आपने तो क्या ही बताया हमें, हम तो गए काम से। ठीक है, तो बेसिकली इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है अंदर नहीं आ रहा। तो बेसिकली घूमकर वो कौन सा फोर्स लगा रहा है बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है पहले तो ये। लेकिन आपने मैक्सवेल थ्योरी सुनी होगी, पता नहीं सुनी है कि नहीं सुनी फिजिक्स में। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। तो कहता है मैक्सवेल, भाई फिजिक्स के बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो ये मैक्सवेल उसके हैं, जो मैक्सवेल ने बताई हैं चीजें। ठीक है, मैग्नेटिज्म वगैरह हैं कुछ चैप्टर्स। तो बेसिकली वो क्या कहता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन है तो मतलब फोर्स। तो बेसिकली होगा क्या, तो जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो कंटिन्यूस वो क्या करता है, रेडिएशन एमिट करता है, एनर्जी एमिट करता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो एक टाइम Yes, पे ma'am. कम होगी ना। अब एक बात मानो, तुम किसी के साथ रेस लगा रहे हो, भाग रहे हो, मान लो एक पूर्वा है एक अरीशा है। ठीक है, अरीशा एकदम बहुत एनर्जी में है, ठीक है, पूर्वा पहले एनर्जी में थी लेकिन कुछ टाइम बाद उसकी एनर्जी डाउन हो गई, तो क्या करेगी, जीत जाएगी ना अरीशा।
तो बेसिकली जब आपका इलेक्ट्रिक, तो मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया था, जब आपका चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो कंटिन्यूस एनर्जी रेडिएट कर रहा है, एमिट कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, एक टाइम के बाद तो भाई साहब एनर्जी कम हो जाएगी, तो उसको गिर जाना चाहिए फिर, अकॉर्डिंग टू जो मैक्सवेल ने ये बोले थे ना, उस पे ही मैं ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि मैक्सवेल थ्योरी गलत नहीं थी, ठीक थी। गेटिंग माय पॉइंट? तो फिर यस मैम। इलेक्ट्रॉन को तो गिर जाना चाहिए, तो यहाँ पे आके रदरफोर्ड जी हो गए जो। तो दैट इज व्हाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि रदरफोर्ड का मॉडल्स couldn't explain the stability of an atom. ये देखो यहाँ पे शायद मैंने लिखा भी हुआ है, इलेक्ट्रॉन मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट एंड हु डिसाइड देयर रेडियस, व्हाई डज नॉट इलेक्ट्रॉन फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ठीक है, पहली बात है, जब आप आगे पढ़ोगे ना क्वांटम, उसमें लेके जाऊंगी तुम्हें क्वांटम नंबर में, तो आप पता है ये भी नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पे, आप बता ही नहीं सकते। ठीक है, जो ये ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट है खत्म हो जाएगा थोड़े टाइम में, लास्ट में जब पहुंचेंगे, बट अभी रुक जाओ, अभी हम इसमें जीते हैं, है ना। ठीक है, तो वही कह रहा है कि भाई साहब क्यों नहीं गिरा इलेक्ट्रॉन फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ठीक है, वो घूम रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, नहीं जा रहा है वो अंदर, लेकिन मैक्सवेल थ्योरी भी तो सही बोलती है कि चार्ज पार्टिकल है वो कंटिन्यूअस रेडिएशन एमिट करेगा, तो फॉल होना चाहिए भाई फिर तो यानी कि यहाँ पे वो चुप हो गया, यहाँ पे उसके आगे डीमेरिट कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन, इट कुडंट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एक तो ये नहीं कर पाया था, पहली चीज। दूसरी चीज, वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बता पाया था। अब ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है, ये सब स्पेक्ट्रम तो आपको पता होगा कि जब व्हाइट प्रिज्म से लाइट, यस मैम, पढ़ रखा है। यस मैम। है ना, वो सबको आता है, और शायद स्कूल में पढ़ा भी हो तुमने लाइन स्पेक्ट्रम। Yes, ma'am. यस मैम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। अब ये होता क्या है, क्यों नहीं कर, वो हम आगे आने वाली क्लासेस में क्या करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो इसकी कमियां थी ना कि व्हाई डजंट द इलेक्ट्रॉन फॉल इनटू द न्यूक्लियस, ये किसने ठीक करी थी फिर? बोहर भैया ने, नील्स बोर ने, बोहर अंकल ने, जिसको हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसको मैं यहाँ तक रोक रही हूँ, मतलब ऐसा नहीं क्लास खत्म होगी, क्लास तो भी होएगी। इसके बाद हम कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं जो आगे आने वाली क्लासेस में यूज होंगी, और यहाँ से अब जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वहां से सवाल बनेगा। आर यू रेडी? यस मैम। यस मैम, वही मजा आया, मतलब फील आया कि ठीक है, आई नो तुम्हें Yes, पता था, ma'am. यस मैम। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम लोगों को पहले से ही बहुत सारी चीजें पता है, तो बस मुझे ओवरव्यू देना था। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ये सब स्टार्टिंग वाली चीजें, ताकि दोबारा ना पढ़ो इन चीजों को, एक बार पढ़ लिया खत्म कहानी। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ये बहुत सिंपल है, अच्छा टॉपिक था, राइट। ओके, तो अब एटॉमिक नंबर को हम पता है Z से डिनोट करते हैं। आज की क्लास बहुत सिंपल बेसिक रहने वाले, तुम्हें खुद ही फील हो जाएगा। एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, आप इसको न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हो। इसका काफी अच्छा खासा मैं बार बार यूज करूंगी इन योर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जिसमें हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज भी है, जैसे मान लो सोडियम है, उसका कितना एटॉमिक नंबर है? 11। तो आप बोलोगे उसका न्यूक्लियर चार्ज कितना है? 11। बट दिस इज, और नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करूंगी तो वो बराबर ही होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल दो या न्यूक्लियर चार्ज बोल दो, वो एटॉमिक नंबर के बराबर है। और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन ये किसके लिए बात सही रहती है? सिर्फ फॉर न्यूट्रल स्पीसीज, हाँ के ना, सिर्फ न्यूट्रल स्पीसीज में यू कैन से, इधर आओ, न्यूट्रल स्पीसीज में तुम बोल सकते हो कि मैम नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे। लेकिन अगर मान लो कोई चार्ज स्पीसीज होगी तो वहां पे नहीं बोल सकते, फिर ना बोल देना ये लाइन। फॉर चार्ज स्पीसीज, मान लो एक तुम्हारे पास है सोडियम, एक है तुम्हारे पास Na+, इसमें प्रोटॉन 11 है, इसमें भी मैम 11 प्रोटॉन है। ठीक है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 11 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से, लेकिन इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है। 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही तुम एक क्लोरीन का एग्जाम्पल भी ले सकते हो। इसमें कितने हैं? 17 है इसका एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन 17 है, इसमें भी 17 प्रोटॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन Cl नेगेटिव में क्या, एक इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आ जाता है एक्सेप्ट। यस, नीट में ये क्वेश्चन आ सकता है
क्या कैसे आएगा, कुछ स्टेटमेंट्स बना के तुम्हें दे सकते हैं कि फॉर न्यूट्रल एटम क्या ये बात हमेशा सही है कि या सिंपल ऐसे बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज दिस ऑलवेज ट्रू? आंसर इज नो. नो. There is no. Neutral species के लिए you can say number of proton is equal to number of electron, but for charged species you can't say कि number of proton is equal to number of electron. ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक चीज है. उसके बाद हम बात करते हैं मास नंबर की. मास नंबर को आप A से दिखाते हैं और मास नंबर होता क्या है हमारा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होता है. कैसे दिखाते हैं उसको? आपके पास अगर एक एक्स एलिमेंट है, जैसे मान लो सोडियम ही है, तो एटॉमिक नंबर उसका नीचे दिखाते हो एंड मास नंबर ऊपर दिखाते हो. ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है. ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हो, मास नंबर्स में से माइनस कर दो, कितने हो जाएंगे, 12. ठीक है, यस मैम. और मास नंबर कैसे निकालोगे, इन दोनों को ऐड कर दो, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है क्या, न्यूक्लियॉन्स है, याद करो. यस मैम. सब मालूम है मेरे बेटे को. ठीक है, तो ये सब चीजें, मतलब ये बहुत सिंपल चीज थी, एटॉमिक नंबर, मास नंबर. ठीक है, अच्छा मास नंबर फ्रैक्शन में होता है क्या? पॉइंट में हो सकता है. मास नंबर सोच के बताओ. नो मैम. क्लोरीन का 35.5 होता है. मैम होता है मैम, क्योंकि क्लोरीन में होता है ना 35.5. एवरेज एटॉमिक मास है. यस, किसने बोला? यस, दैट वाज मैम आलिया. मास. वो याद करो, पहला दिन एवरेज एटॉमिक मास फ्रैक्शन में हो रहा था. याद करो अपन कैसे निकाल रहे थे, थोड़ा सा मैं लेके आती हूँ. इसको मत देखो, ये तो वैसे ही तुम्हारे वो क्या बोलते हैं, ध्यान भटकाने के लिए लगा दी स्लाइड. क्लोरीन में अपन कैसे निकालते थे एवरेज एटॉमिक मास 35.5. एक हम 35 वाला आइसोटोप लेते थे, 37 वाला लेते थे. मास नंबर फ्रैक्शन में क्या इनका आप एवरेज लेते थे एटॉमिक मास, वो आता था आपका 35. यस. मास नंबर कहाँ है फ्रैक्शन में, किसी का भी ले लो. मैम मास नंबर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता. यस. ओके मैम. चलो आगे चलते हैं. उसके बाद हम छोटी छोटी टर्म्स पढ़ लेते हैं. आइसोटोप आ जाओ, आइसोबार आ जाओ. तुम्हारे लिए ये नया होने वाला है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो डायाफोर्स. ठीक है, ये तुम्हारे लिए नया होना चाहिए, ये हर कोई पढ़ा देता है. आइसोटोप, आइसोटोप में मतलब क्या है आपको पता है, ये डोल्टन ने कहा था कि सेम एलिमेंट जो होंगे उसका मास शेप साइज सेम होगा. बट हमें पता है आज के टाइम में आइसोटोप आ गया. अब आइसोटोप होता क्या है, आप बोलते हो सेम एलिमेंट है जिसका सेम एटॉमिक नंबर है लेकिन डिफरेंट मास नंबर है और डिफरेंट न्यूट्रॉन्स हैं. बोलो हाँ के ना. यस मैम. यस मैम. यस मैम. और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल तो मेरे को यही लगता है, प्रोटियम, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम. ट्रिटियम. ड्यूटेरियम. अगर मैं इनमें न्यूट्रॉन की बात करूं, प्रोटियम में, ये नीट का क्वेश्चन भी है कि इनमें से बताओ किसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं, तो प्रोटियम वाले में नहीं. प्रोटियम इसमें प्रोटियम. होते हैं और इसमें 1 इसमें 2. एंड 2. यस. कोई ट्रिक बता, किसकी ट्रिक बता दूं, आइसोटोप की है इसमें. आइसोटोप आइसोटोप की क्या ट्रिक बताऊं अब मैं तुम्हें, किसी को पता है क्या आइसोटोप की कोई ट्रिक? मैंने तो कभी याद नहीं की, ना मैंने मेरे बच्चों को कभी करवाई है. ट्रिक के लिए तो पता नहीं कितनी चीजें हैं जो तुम्हें मुझे तुम्हें याद करानी है. अब तुम ऐसे मत करो, आइसोटोप की भी तुम ट्रिक बताओ. किसी को पता है तो शेयर करो. पता है क्या किसी को, या सबको ऐसे ही याद है? मैम ऐसे याद है. नहीं आते, ऐसे ही आता है मैम. चलो ठीक है, मैम मैंने एक ट्रिक बना रखी है बस. बताओ बताओ. मेरे को याद नहीं हो रही थी तो मैंने ऐसे याद किया कि अगर जहाँ पे यूनिटी है, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम है, मतलब जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब उनकी यूनिटी अच्छी है, तो वो टॉप पे जा रहे हैं. क्या नाम है, किसने पूछा था मेरे से? लवकुश ने शायद पूछा. लवकुश देख लो, पूर्वा वाला लेना तो ले लो. ठीक है, तो आइसोटोप में क्या है, आपका एटॉमिक नंबर सेम होगा. ठीक है, और आपका मास नंबर और न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे. आइसोबार में आप क्या पढ़ते हो? आइसो मतलब सेम होता है, ये बता सकते हो. मास नंबर आपका सेम होगा, एटॉमिक नंबर आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा. इसका एग्जांपल तो मालूम है तुम लोगों को, आर्गन और कैल्शियम ले लो. यस मैम. यस मैम. यस मैम, दोनों का 40 मास होता है बट एटॉमिक नंबर अलग है. 40 मास. क्या होता है आर्गन का? 18 होता है. एंड कैल्शियम 20. ठीक है, बहुत सिंपल एग्जांपल है, कोई नहीं पूछेगा तुमसे. अब आ जाओ
एक बार ना ये पढ़ लो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे मैं आती हूँ, एक बार ये पढ़ लो, सेम सी चीज है ना, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में क्या होते हैं? टोन्स, न्यूट्रॉन्स। ये देखो, ये कर सकते Same number of neutrons. सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एक सल्फर का ले लेते हैं, कोई आइसोटोप कौन सा ले, 36 वाला ले लेते हैं ताकि एग्जाम्पल समझ में। एटॉमिक नंबर इसका 16 ले लेते हैं। क्लोरीन का अपन 37 वाला ले लेते हैं। तो अगर तुम न्यूट्रॉन्स निकालोगे तो 20, यहाँ पे भी 20, तो दे बोथ आर आइसोटोन्स। बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक फॉस्फोरस वाला ले लो, फॉस्फोरस का 15, ये 14, इसका 31 वाला ले लो और इसका 30 वाला ले लो, तो कितना आ रहा है ये बताओ? 16, और ये कितना आ रहा है? 16। 16. तो ये क्या है? आपस में न्यूट्रॉन सेम आ रहा है, तो दीज आर Isotones. आइसोटोन्स। एक होता है अपना आइसोडायाफर्स, ये एनसीईआरटी में नहीं है बट करना आपको। आइसोडायाफर्स क्या होता है? लिखो, टू न्यूक्लियाई विद द, पढ़ो, सॉरी लिखो, विद द सेम डिफरेंस in the number of protons and neutrons, जिसमें क्या हो? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन का डिफरेंस क्या हो? सेम हो। एग्जाम्पल लिख लो, पहले एग्जाम्पल लिखती हूँ मैं। एक थोरियम होता है, एक यूरेनियम होता है। पता नहीं सुना है आपने? नहीं, ये रेडियो एक्टिव होते हैं एलिमेंट्स। यस मैम, सुनिए। आप में पढ़ोगे जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स वाला चैप्टर है, Periodic classification. ठीक है। आपका ये वो है एफ ब्लॉक एलिमेंट। Yes. Inner इसका transition. 234 है और 90 इसका क्या है? हाँ, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। 231 होता है यूरेनियम का। 238 यूरेनियम और 238। अच्छा, आप ये बात बताओ, जैसे ये चीजें आप मुझे बता रहे हो, अब आप ये बताओ कि ये आपने खुद से पढ़ी हैं क्या? Yes, ma'am. मैम लाइक इसका एक पर्टिकुलर 10th में एक टॉपिक था School बीच में में ना, भी हो तो उसमें गया। पढ़ा था। मैम स्कूल में था ये चैप्टर, अभी पेपर में भी आया। मैं यही देख रही थी हाँ। कि अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा लगा कि तुम लोगों ने काफी सही चीजें पढ़ी हुई है, बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, ये हो गया। चलो अब देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे अपन क्या करे थे? प्रोटॉन कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन 90 थोरियम में, एंड न्यूट्रॉन कितने माइनस करना? 234 माइनस 90 कितना आ रहा है? ये आ जाएगा 4, 144, ठीक है। और यहाँ पे यूरेनियम में काउंट करो, प्रोटॉन 92 और इसके कितने आ रहे हैं? न्यूट्रॉन्स कितने आ रहे हैं? 238 में से 92 माइनस करो, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4, 146, ठीक है। अब डिफरेंस लो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, 144 माइनस 90, यहाँ पे भी लो 146 माइनस 92, कितना आ रहा है? 50, कितना आ रहा है? 54। देखो सेम आ रहा है, 54. सेम आ रहा है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम सॉरी, अगर सेम आ रहा है तो ये क्या होगा आपस में? देखो, आइसोडियाफर्स। Ciphers. यस, आइसोडाइफर्स यहाँ पे हो गया है, ठीक है। चलो इतना ही आपको ध्यान रखना था। अभी तक तो नहीं आया नीट में, बट आ सकता है। अभी तक नीट में क्या आया है? सिंपल यही निकालने आया, मास नंबर हो गया, आइसोटोन्स हो गया, ये सब। आइसोडाइफर्स अभी आया नहीं, आ सकता है, तो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आता है एक टॉपिक आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जो कि आप डिटेल में कहाँ पढ़ते हो? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ते हो। Yes, ma'am. ठीक है, पढ़ो कह रही हूँ, सुनो। आइसो का मतलब होता है सेम और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं? दो स्पीसीज having same number of Electrons. ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वैसे डिटेल में इसको पीरियोडिक में पढ़ने वाले हैं। जैसे आपका मान लेते हैं N3 नेगेटिव, Na+. अभी मैं लिख रही हूँ, Na+, O2 नेगेटिव हो गया, मैं लाइन में लिख रही हूँ। F नेगेटिव, नियोन, Na positive. Na पॉजिटिव, उसके बाद मैग्नीशियम Mg2+. An3+, Ag3+. उसके अलावा एक फॉस्फोरस P3 नेगेटिव, S2 नेगेटिव, P3-. Cl नेगेटिव, आर्गन, और आर्गन के बाद आपका कैल्शियम 2+ और आपका स्कैंडियम 3+। स्कैंडियम किसी को अगर नहीं पता तो इट्स ओके, डी ब्लॉक में आएगा, मैं तुम्हें वैसे पढ़ा दूंगी, ठीक है। Yes, तो अगर तुम देख रहे हो बेटा 7 एटॉमिक नंबर है इसका, तो 7 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड होंगे। देखो जितना नेगेटिव चार्ज 10 होगा ना हो उतना आप ऐड कर देंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। यहाँ पे 8 है तो 8 में कितने ऐड हो रहे हैं? 2, तो 10 इलेक्ट्रॉन। 9 है, 1 ऐड हो रहा है,
10 इलेक्ट्रॉन, नियोन में कोई चार्ज नहीं है, 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का होता है 11। सब आई होप, प्लीज गिव मी थम्स अप अगर आप सारे समझ पा रहे हो। ऐसा तो नहीं है ना एटॉमिक नंबर ही ना मालूम हो, फिर मैं तो अपना माथा पकड़ लूंगी कि पहले एटॉमिक नंबर तुम लोगों को सिखाने पड़ेंगे। ऐसे मत करना प्लीज, इनको कर लीजिएगा एटॉमिक नंबर को। 11 प्लस का मतलब है, देखो जितना प्लस होगा उतना माइनस करना, जितना नेगेटिव होगा उतना ऐड करना, दैट्स इट। तो 11 - 1 10 इलेक्ट्रॉन, 12 - 2 10, 13 - 3 10. phosphorus is बताओ, फोस्फोरस का क्या होता है? 15 15. 15. 18. It will become 18. yeah, and ये 16 + 2 18, 18. 17. 18 + 1 Plus 1. 18, ये तो 18 है ही। 20 - 2 18, माइनस करो 18. और यहाँ पे और 21 होता है इसका, 18 again. ठीक है। तो ये क्या है आपस में, ये ऊपर वाले आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, नीचे वाले आइसोइलेक्ट्रॉनिक। Isoelectron species. अब अपन पीरियोडिक में क्या नया पढ़ेंगे? पीरियोडिक में कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, ये तो मेरे को बताना ही बताना है। उसके अलावा हम देखेंगे कि साइज किसका बड़ा है ना, ये सब हम Nuclear discuss करेंगे, charge. but यहाँ पे नहीं, ठीक है। उसके लिए एक ट्रिक होती है, ये ट्रिक सिर्फ वहां लगाना, वैसे वहां पे बताऊंगी। अगर किसी ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वो चैप्टर तो ये ट्रिक लिख सकते हो, अगर साइज का आपको बताना हो, सिर्फ एप्लीकेबल ऑन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कि साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर कम है उसका साइज क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? Isoelectron species. Isoelectronic species. और एक बार बताऊं, 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा इससे तुम्हारा, सिर्फ एक इस ट्रिक से। नीट में और जेई में, जेई मीन्स की बात कर लो, पता नहीं क्यों ही प्यार है आइसोइलेक्ट्रॉनिक से, मतलब तुम मानोगे हर अल्टरनेट ईयर्स पे आइसोइलेक्ट्रॉनिक से क्वेश्चन बनता है। जब तुम नीट की प्रीवियस ईयर बुक खोलोगे ना, इस उसकी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की, 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हें आइसोइलेक्ट्रॉनिक। तो इतना इजी और इतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तो बच्चों को 4 नंबर मिलने चाहिए। देखो 2024 में आया था, नहीं 2023 में आया था इससे क्वेश्चन, 24 में नहीं आया, तो पता चले 25 में आ गया, 26 में ना आया, मतलब आता है, कहने का मतलब बहुत पॉपुलर क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करें फिर आओ हैंड रेस करना, ऐसे कोई नहीं बोलेगा भेद चाल में, पहले बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बने बट फिर भी कहीं से निकाल के ले आई मैं करना, इसको स्टार्ट करो। अदर स्टूडेंट्स प्लीज रेज योर हैंड। पूर्वा, सलोनी, अरीशा, आलिया, अलीशा, शाबाश। अच्छा एक अरीशा है, एक आलिया है, एक अलीशा है, भाई साहब सिमिलर नेम्स। एक दक्ष है, ओके रिया ने भी कर लिया। बाकी बच्चे ध्यान से पढ़ो, बोल क्या रहा है। एक एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर उसका दिया हुआ है, एटॉमिक वेट तुम्हारा मास नंबर हो जाएगा। तुम्हें देखो क्या बताना है, ये सब चीजें बतानी है तुम्हें। करो आईमोन की, सारे बच्चे करें भाई, इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, करो। मीनाक्षी आप बताइए बेटा। मैम फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है और सेकंड क्वेश्चन का थर्ड। सेकंड तो बताना ही नहीं था अपने को, फर्स्ट का ही बताना था अभी। फर्स्ट का फर्स्ट आ रहा है, एक एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 25 है, ऐसे क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं। 55 उसका मास नंबर है, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या, तो बस यही पूछा, प्रोटॉन्स 25 ही हो जाएंगे और न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे आपके 30 हो जाएंगे, तो यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में वैसे आप लोगों ने बता ही दिया, आपका सी आ रहा है। देखो अब N2O में क्या है ना, कैसे पता लगाओगे, पहले तो इसके इलेक्ट्रॉन निकालो, उसके लिए तुम्हें एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए। 7 होता है नाइट्रोजन का, तो 7 2 14, ठीक है, प्लस 8 होता है प्लस 8 तो 22 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे ही तुम इन सबके चेक करो। NO में क्या होगा, 7 + 8 15 इलेक्ट्रॉन, 7 + 8 15.
N2O5 में आओ, 14 14 plus 40, 8 5 44 44 54 44, no, 54. 40 जब भी तुम प्लस माइनस में गलती करवा दोगे। CO2 में क्या होगा, इसका कार्बन का 6 होगा plus और इसका 16। 6 plus 16 CO में क्या होगा, 6 प्लस 6 plus 8, 14। 14. देख लो कौन होगा, 14 थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। CO2 CO2. CO2 ऐसे ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ओके, ये वाला करो, क्वेश्चन नंबर 3, हैंड रेस कर लीजिएगा। सलोनी आप बताइए बेटा। मैम इसका सेकंड ऑप्शन होगा शायद। सेकेंड ऑप्शन होगा। वो कह रहे हैं कि 17 प्रोटॉन है, 18 न्यूट्रॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन है। मतलब 17 से एक ज्यादा है ना इलेक्ट्रॉन, पक्का नेगेटिवली चार्ज, मतलब -1 चार्ज रहा होगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये कौन सा होगा, Cl नेगेटिव हो सकता है ना, बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, बाकी आपसे पूछा नहीं था कौन सा था, बस आपको यही बताना था चार्ज क्या रहा होगा। 11th करो, आइसोटोन बताना है आपको। अच्छा कर लिया क्या ऋषा, दक्ष, पूर्वा ने? Yes, ma'am. ठीक है, अगर वो हो गया तो 12th भी कर लेना, लगे हाथ। करो करो, वेट कर रही हूँ बेटा मैं, देखो ध्यान से काउंट कीजिए अच्छे से। शाबाश, आफ्ताब ने कर लिया, दक्ष ने कर लिया, लवकुश, और कौन कौन है यहाँ पे, मीनाक्षी, प्रणवी, करो मेरा बेटा। तुम लोग तो सबसे, मेरे को तो सबसे बढ़िया बैच लगता है भाई तुम लोगों का। हिमांशी, सारे के सारे बच्चे तुम पढ़ने वाले हो। दीपांकर, एलेक्स, वेरी गुड। रिया आप बताओ, रिया सहगल। मैम ऑप्शन सी। 11th का ऑप्शन सी, ठीक है। क्या आपको न्यूट्रॉन्स देखने हैं, इसमें 8 है ना, इसमें चेक करो 9 होंगे, हटा दो, फर्स्ट वाला है क्या ऑप्शन में ही, हाँ। इसमें 6 होंगे, सेकंड वाला भी हटा दो, तो ये गए। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8, और इसके कितने हैं, 16, तो यानी कि ऑप्शन 3 वाला होगा करेक्ट। नेक्स्ट वाला करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद वन अनदर, आपको बताना है दोनों। अच्छा कर लिया क्या, और बाकी बच्चे करो। शाबाश, बहुत बढ़िया। ये सब आए हुए हैं नीट में क्वेश्चन, कभी ना कभी, सेम स्टेटमेंट नहीं बट ये सेम पैटर्न का है। मैम आलिया, आइसोटोन का मतलब क्या होता है? आइसोटोन का मतलब मेरा बेटा हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके मैम। ठीक है, तो जब तुम मास नंबर में से माइनस कर दोगे प्रोटॉन्स को, तो वो न्यूट्रॉन्स का आ जाएगा, न्यूट्रॉन्स के बराबर आ जाएगा। आलिया आप बताइए 12th का बेटा। आवाज आ रही है आलिया? अच्छा तुम लोग चैट में दे रहे हो भाई, चैट में नहीं देना आंसर, वो फर्स्ट आएगा इसका आंसर, है ना, 10 इलेक्ट्रॉन है ना। Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ Option पे 1. Yes, कितने हैं, ma'am. 19 और 19 -1 कितने हैं यहाँ, 18 18 and 8. 8 है इसमें, 8 8 electron. 10 and 8. 10 और 8 इसमें 10 10 10 and और 11. 18 18. 18। Sorry. ठीक है, तो बस फर्स्ट वाला ही क्या है आपस में जो ये है, पेयर ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉन पीसेस। 13 और 14 करो, दोनों करके हैंड रेस करना, पढ़ो एक बार दोनों को।
वेटिंग फॉर मोर स्टूडेंट्स बेटा, करो। लव कुछ ऐसे आंसर नहीं देना बेटा चैट में, तुम्हें मेरी क्लास का रूल ही नहीं समझ में आता लगता है। करो करो करो। 8 बच्चों ने हैंड रेस कर लिया, शाबाश। बाकी बच्चे करो। आफ्ताब बता बेटा। मैडम 13 का आंसर सी होगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। एलेक्स यस मैम। बताओ जी, आंसर बताओ 13 का। मैम 13 का 3rd और 14 का 4। ये देखो 14 का मैंने पूछा नहीं, अपने आप बता रहे हैं 14 का 4 होगा मैम। बताओ भाई, बाकी भी 4 के साथ जाएगा क्या वोट? बताओ। Yes, एलेक्स ma'am, के साथ 14 जाओगे? यस मैम 4 के Yes, साथ। ma'am. 14 to Yes, 4. ma'am. The nucleus ठीक of है, the अभी तो तो मैडम बेसिकली सारे हो जा रहे थे। आपको ना इसके अकॉर्डिंग आंसर करना है कि जब एटम्स बोम्बार्ड करेंगे विद अल्फा पार्टिकल, कुछ ही जैसे अपने 20,000 में से एक की बात की थी, वो डिफ्लेक्शन सफर फेस करेंगे, बाकी सारे एम ही निकल जाएंगे आगे से। Yes, तो ma'am. ये इसलिए ही हो रहा है क्योंकि आधे से ज्यादा स्पेस के एटम का एम्प्टी है, तो यू कैन Empty. ऑल्सो से द न्यूक्लियस occupies much smaller volume as compared to the volume of atom। ठीक है, लगे हाथ ये 2 क्वेश्चन भी करके दिखा दो बेटा मेरे को। ये नीट का PYQ है, मैं लिखना भूल गई, बट यस दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम नीट। अब चैट बॉक्स में बताया तो पिटाई हो जाएगी। ये हो गया क्या? एंड्रेस किया हुआ है दक्ष ने, अरीशा ने, पूर्वा ने, ऐसा है क्या? ये Yes, पहले ma'am. किया हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। चलो बाकी करो, अब मैं वेट कर रही हूँ बेटा, 1 मिनट ले लो, इट्स ओके, अभी वी हैव टाइम। आज आपको सिर्फ ये करना है, कुछ क्वेश्चन, सिर्फ 7 क्वेश्चंस दूंगी क्योंकि आज वाले से आपको भी पता है ज्यादा क्वेश्चन नीट में बने नहीं हुए, तो आपके जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस है वो मैं डाल दूंगी यहाँ पे विद आंसर। ठीक है, मैच भी कर लेना, लेकिन आपका जो घर का काम रहेगा, जो आज मैंने पढ़ाया है एनसीईआरटी से रीड करोगे, और जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे जो आज मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड, उसको आप कर लेंगे। ठीक है जी? ओके मैम। जल्दी से हैंड रेज करो भाई, इतना टाइम। अच्छा कर रखा है, बाकी बढ़िया। अच्छा, लव और लव कुछ अलग है, मैं तो एक ही समझ रही थी भाई। अच्छा जी, लव आप बताओ क्या होना चाहिए फर्स्ट वाले का, सेकंड का मत बता देना। सल्फर +2। +2 या -2? सॉरी मैम -2। हाँ, इलेक्ट्रॉन वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18, प्रोटॉन कितने हैं भाई साहब 16, और न्यूट्रॉन कितने हैं 16। 16. इलेक्ट्रॉन 2 ज्यादा है ना, तो माइनस का चार्ज रहा होगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं प्रोटॉन से तो नेगेटिवली चार्ज होगा ना वो। ठीक है, और अगर प्रोटॉन ज्यादा होते तो फिर पॉजिटिव चार्ज होता। नीचे वाला करो भाई, नीट के PYQ है, 4 नंबर लो। इनमें से क्या बोला है, सारे 7 बताओ चलो। Which one of the following set of ions represent a collection of isoelectronic species? बताओ भाई। मैम 4। ऑप्शन डी। मैम ऑप्शन डी। Option D, 4K plus Ca2 plus and scandium 3 plus. इन सबका लाइक 18 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। Okay. Yes, ma'am. यहाँ पे देखो 10, भैया 10, भैया जी 10, और यहाँ पे 18। ठीक है, नहीं है, हटा दो, काटा मारो। चलो यहाँ पे 10, 18, 18, 10 हटा दो, 10, 18, 18, 18, 10, 18, गोली मारो, 18, 18, 18, all 18. बताओ मैम ये कौन सी ईयर में पूछा गया था?
बेटा ये पूछा था 2020 3-4 साल पहले पूछा गया था। ठीक है, ज्यादा पुराने भी यार 2006 में पूछे गए थे। क्या तो रही हूँ, ऐसे क्वेश्चन नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब तुम देखोगे 10 सवाल मिलेंगे, समझ रहे हो, 10 सवाल 2006 में मिलेगा तुम्हें, रिसेंट ईयर्स में 2024 में भी मिलेगा, नहीं 23 में, नोट 24-23 में, लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा बेस्ड ऑन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पे था, बट ऐसा नहीं था जैसे मैंने अभी करवाया है। ठीक है, वो कुछ अलग था, बट यस इट वाज बेस्ड ऑन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वाला टॉपिक। ठीक है जी, अच्छा जी, अब आगे सुनो जी। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैंने इसमें डाल दी है क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन तो थे नहीं, तो ये नीट का क्वेश्चन है, ये 2020 में था। ठीक है, ये वाला सेकंड वाला, तो 1 2 3 4 तो है ही नहीं, 4 5 6 7 3 4 कहाँ गए, अरे बाबा रुको मैं 3 4 डाल दूंगी इसमें, 3 4 मैम थर्ड नहीं है, फोर्थ वाला तो है। अच्छा फोर्थ भी है, हाँ थर्ड वाला नहीं है, चलो मैं देख लूंगी, क्या पता हो सकता है वो थर्ड वाला मैंने कवर ही नहीं करवाया हो, क्योंकि पहले के ही क्वेश्चन मैंने 4-5 दिन पहले ही डाल दिए थे। ठीक है, चलो कोई नहीं, ये कर लेना अपने क्वेश्चन एंड आंसर इसके मैच कर लेना। आई नो अभी आप करने बैठ गए होगे, इतने इंटेलिजेंट हो तुम लोग, करने बैठ गए थे ना अभी। यस मैम। जानती हूँ मैं तुम लोगों को। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, लाइट रखते हैं, और कल की फिर जब अपन नेक्स्ट, अच्छा अपना तो नेक्स्ट आएगा दिवाली के बाद फिर, यस मैम। है ना, दिवाली। यस मैम, मंडे को। हाँ मंडे को आएगा। फिर प्रणवी डाउट भेजा है क्या मेरे को? मैम पूछना है। अच्छा हाँ 10 पूछना अभी। ठीक है, मैं बैठी हूँ 15 मिनट यहाँ पे, तो नहीं अब बस एक बार मैं कर रही हूँ रैप अप। तो अपन नेक्स्ट फिर क्लास में करेंगे बोहर मॉडल, जहाँ पे जो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था स्टेबिलिटी ऑफ एटम, वो एक्सप्लेन करेगा, जहाँ पे हम बेसिकली ये देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि अंट कोई भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा होगा, फिर उसका हम एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, बड़ी चीजें निकालेंगे, डेरिवेशन भर के कराऊंगी तुम लोगों को उस दिन, बी रेडी। ठीक है, ओके मैम। आज इतना ही रखते हैं फिर हम, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। मैम नेक्स्ट क्लास से पहले तो टेस्ट है संडे को। एक्सप्लेन प्रणवी, रुक जाओ, प्रणवी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पूछे, उसको बताती हूँ मेरा बेटा। एक क्वेश्चन पूछा है किसी ने, मैम नेक्स्ट क्लास से पहले तो टेस्ट है 3 नवंबर को। यस मैम 3 को टेस्ट है। किसका? चैप्टर 1 का। मैम केमिस्ट्री चैप्टर 1 और बायो चैप्टर 2। वो शिफ्ट हो गया है, बायो का भी वो शिफ्ट हो गया मेरा बेटा। 3 नवंबर वाला टेस्ट मैं एक बार देख के बताती हूँ, रुको एक बार मैं रिकॉर्डिंग, एक बार रिकॉर्डिंग। मैम कल की छुट्टी है।